देखिए 3 माह से ना मैं इसी किस्म की मुश्किल की टर्मिनोलॉजी सुन रहा हूँ। असद साहब, आप बीमार हों तो आप किसके मशवरे पे अमल करेंगे? डॉक्टर के मशवरे पे अमल करेंगे ना। क्या आप इस बात पे कहेंगे कि नहीं मैं तो सुबह सवेरे रेडी लगाने जाऊँगा, बेशक मैं टीबी से मर जाऊँ, मैं कुछ कर दूँ? मुझे आप अंदाज़ा करें कि तीन महीने हो हम ये सुन रहे हैं कि हम भूख से मर जाएंगे। ज़ैम्बिया का मुल्क कहता, चाड कहता, कोई और मुल्क कहता तो मैं मानने को तैयार था जहाँ फूड शॉर्टेज होती है। जो पाकिस्तान, आप अंदाज़ा करें कि 45 तकरीबन 1.5 करोड़ मीट्रिक टन चावल पैदा करता है, 45 लाख मीट्रिक टन जो है एक्सपोर्ट करता है। जो मुल्क 3 करोड़ मीट्रिक टन गंदम पैदा करता है और 15 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट करता है। जो मुल्क 1.5 लाख मीट्रिक टन दालें जो है वो एक्सपोर्ट करता है और 50 लाख मीट्रिक टन दालें पैदा करता है। जहाँ कर आपको मुकम्मल पता नहीं, मतलब हमें कहा जाता है कि आप फला कोरोना के मरीज आ जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन भूख से मरने के बाद मुझे कोई एक टाइमलाइन दे दे कि कितने महीने के बाद पाकिस्तान में भूख से लोग मरना शुरू हो जाएंगे। कोई कैलकुलेशन नहीं है किसी के पास कोई कैलकुलेशन नहीं। इट्स अ सो अनप्लान्ड एफर्ट जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर हो रही है। मैं एक सच्ची बात बताऊं, आप अंदाजा करें कि इस मुल्क के अंदर 3 करोड़ 22 लाख फैमिलीज हैं रहती टोटल। अगर आप 100 घरों का एक क्लस्टर बनाते तो आप अंदाजा करें कि 3,20,000 क्लस्टर बनते थे। उसमें भी 45,000 हमारे गांव हैं और वो 55,000 के करीब गांव बनते हैं, जो कि तकरीबन 1,000 से 500 की एवरेज आबादी में है। वहाँ भी 100 घरों की क्लस्टर बन जाता है। वो इंडिपेंडेंट हैं, सस्टेनेबल यूनिट हैं। वहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं। खुराक आपकी एक रेगुलर सप्लाई आपकी चल रही है। आप सबसे आसान तरीका था कि आप इस मुल्क के अंदर सबसे पहले उन डॉक्टरों की बात सुनते जो 15 शहीद हो चुके हैं और 600 के करीब इस वक्त जो हैं वो उसके ऊपर हैं, कोरोना की बेड पे बैठे हुए। यही 600, मैं आपको बताऊं, ये 15 लोग अगर MNA MPS शहीद हुए होते और 600 के करीब MNA MPS को कोरोना वायरस के बेड पे होते तो आज चीखें निकल गई होती, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। प्लानिंग का हाल हमारा ये है कि हमें यही नहीं पता इस वक्त कि हमने करना है। NGOs बेचारी अपनी निकली हुई हैं, वो दो तकसीम कर रही हैं। गवर्नमेंट जो है वो लोगों को इकट्ठा करती है और उसके बाद 1200 रुपये दे के घर वापस भेज देती है। ओ भाई, खुदा के लिए 1-2 महीने हो गए हैं, कोई एक असेसमेंट करो। आपने क्या करना है? स्मार्ट करना है, लूज करना है, फलाना करता है। अभी सर जीमा साहब बता रही थी रैंडम सैम्पलिंग के हिसाब से मसला सारा ये है कि रैंडम सैम्पलिंग उस वक्त होती है कि जब आपने मूवमेंट कंट्रोल कर ली हो। मैं रिसर्च पढ़ाता रहा हूं 15 साल। आपने जब आपने लॉकडाउन कर लिए हो, देन यू टेक द सैंपल। एक आदमी का आपने सैंपल लिया है, 1.5 मिनट में निकल के गाड़ी निकालता है, जहां गुजरात पहुंच जाता है वो कोरोना का वायरस। आपकी तो रैंडम सैंपल फेल होगी वहां पर। आपने रैंडम सैंपलिंग किस बुनियाद पे किया है? आप मतलब सारा मसला सारा ये है कि पाकिस्तान के अंदर देयर इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन। और खुदा ना खास्ता ये आप कह सकते हैं कि अगले 1 साल तक हो सकता है कोई बंदा भूख से ना मरे, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां रिजर्वायर मौजूद हैं। लेकिन ये आप इंश्योरेंस नहीं दे सकते अगले 3 महीने के बाद, अगले 3 हफ्ते के बाद कोरोना के अंदर इतने मरीज हो जाएं कि लोग सड़कों में मरना शुरू हो जाए। सर, अभी बलोचिस्तान से जो खबर आ रही है, जो एनालिसिस आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जी ये मरीजों की तादाद 11 लाख हो सकती है दिसंबर तक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2.5 लाख बताया हुआ है। फिर एक असेसमेंट में सुन रहा हूँ कहीं और से आ रही है कि अगर कंट्रोल ना हुआ तो ये 95 लाख मरीज में दिसंबर तक हो सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के असेसमेंट है। खुद प्राइम मिनिस्टर के पास एक इरशाद साहब एक असेसमेंट मौजूद थी जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि 15 से 25 मई तक, और जाहिर है उनके पास कोई आदाद शुमार होंगे जिसके नतीजे में उन्होंने ये तारीखें निकाली, जिसके नतीजे में वो इस नतीजे पर पहुंचे होंगे ना कि फिर एक और चीज जी मुकम्मल कर लें। जी, एक और चीज मैं अर्ज कर दूं। अभी उन्होंने कहा कि जी हमने लोगों पे छोड़ दिया, आपने लोगों पे छोड़ दिया। लो ओ भाई, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी मत दो लोगों को, कहो जाओ गाड़ियां निकालो, मारो, ठोकें, इधर ठोके। आपको ड्राइविंग लाइसेंस आनी चाहिए। गवर्नमेंट किस लिए होती है अगर हम लोगों, आप पब्लिक को नहीं जानते, आप पाकिस्तान को नहीं जानते। आप वहाँ कोई आइसलैंड में बैठे हुए हैं जहाँ तो चंद लोग होते हैं और मूवमेंट बहुत कम होती है, लोगों को आप कंट्रोल कर सकते हैं हर को घर के। आप ताइवान है, आपका पाकिस्तान के अंदर से मसला पता है क्या है? पाकिस्तान के पूरे के पूरे इस बिजनेस को 4-5 वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इस सारे के सारे जो सेटअप को वो कंट्रोल कर रहे हैं कि जिनका पाकिस्तान से कोई तलक नहीं है। ये लोग बार बार मैं कहता हूँ पाकिस्तान से आए हैं, चंद दिनों के लिए आते हैं, आप मशीर खास लगे हुए हर जगह। क्या ठीक है। अच्छा, और ये साहब दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, उसकी वजह वज़ीर आज़म ने बयान की है कि हम थोड़ा सा रिलीफ देना चाहते हैं जो
फोर्सेस हैं कि जो लोग 5 दिन ड्यूटी देते हैं, बहुत हैवी किस्म की ड्यूटी देंगे, उनको 2 दिन आराम के लिए हम कर रहे हैं। अच्छा चलें, ये अगर ये वजाहत की थी उन्होंने। ये आर्गूमेंट अगर इस बुनियाद पर है तो फिर तो चले बात सही है। लेकिन और ये सब मगर मसला ये है कि 1.5 महीने पहले जो खतरा था, आज खतरा ज़्यादा है या कम है? ये सवाल है मेरा आपसे। और 1.5 महीने पहले जो सख्त इक़दाम निस्बतन आज के निस्बत उठाए गए थे, वो आज वो नहीं उठाए जा रहे। तो इस सूरत हाल को देखते हुए खुदा ना खास्ता अगले 1.5 या 2 महीने के बाद आज की के जो हमारे पास फिगर्स आ रहे हैं, इससे तो ये तादाद कई गुना बढ़ सकती है, बढ़ चुकी होगी। देखिए, पेंडेमिक जो है ना, उसके अंदर एक एक मिनट और एक एक लम्हा कीमती होता है। आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि पेंडेमिक जो है उसका पता ही नहीं चलता कि एक आदमी, मैं आपसे मिला हूँ, खुदा न खास्ता मुझे अगर कोरोना है तो मैं 15-16 बंदों को मिलता जब घर पहुँचूँगा तो मैं तकरीबन मल्टीप्लाई करते करते 200 लोगों को वो जर्म पहुँचा चुका हूँगा। एक सेकंड कीमती होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही आपके यहाँ पहला बंदा रिपोर्ट हो, आप उसी दिन पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर दें, और लॉकडाउन करने के बाद आप उसको ट्रेस करें कि उस बंदे ने कहाँ, किस जगह, किसको मिला था और कैसे मिला था, क्या हुआ था। आप अंदाज़ा करें कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जिस वक्त हमारे यहाँ रिपोर्ट होने शुरू हुए हैं, तो हमारे यहाँ एक अजीबोगरीब किस्म की कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। पहले तफ्तान की कन्फ्यूजन पैदा हुई, फिर बाकी किसी और जगह की कन्फ्यूजन पैदा हुई, फिर उसके बाद एयरपोर्ट्स की कन्फ्यूजन पैदा हुई। यानी आप, ये बिल्कुल गलत बात है कि हम लोग पेंडेमिक के लिए तैयार नहीं होते थे, बिल्कुल गलत बात है। 2008 में फरवरी में आपको याद होगा कि बर्ड फ्लू का एक हुआ था, एक उसके अंदर मानसेरा के अंदर, मुझे याद अच्छी तरह, इसलिए मैं उस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ था, और उस वहाँ से 2 आदमियों का पता चला था कि वो वहाँ पर काम करते थे। लाखों मुर्गियाँ तलब हुई थी, WHO पूरी की पूरी अलर्ट को के आके बैठ गई थी, और आप अंदाज़ा करें कि उस वक्त उन बंदों को ढूंढने के लिए टीमें निकली थी। 170 लोगों को ट्रेस किया गया था, सबको अल्लाह ताला ने बचा लिया था। उनमें से एक की डेथ हो गई थी, ज़ाहिर बात है, वो भी मर्दान के अंदर। तो ये बात यह है कि अलर्ट आपको फौरी होना चाहिए था, और उस वक्त जबकि पूरी दुनिया को पता था। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो मुल्क कि जिनके यहाँ जो दावा किया करते थे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हम पता नहीं कैटर फॉर कर सकते हैं दुनिया की कौन कौन सी चीज़ों को, वो लोग हैं कि जो इस वक्त पेशेंट्स को रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि जब आप हालात बहुत ज़्यादा हो जाएं तो फिर आइएगा। इंग्लैंड के अंदर आप देखें, इंग्लैंड के अंदर वो लोग कह रहे हैं कि जब आपको खांसी से आगे आपको सांस रुकने लगे तो फिर आइएगा, हमारे पास हॉस्पिटल के बेड नहीं है। आप क्या, आपकी औकात, आपकी हैसियत कि आप इतना बड़ा रिस्क ले लें कि नहीं कोई मसला नहीं, हमें एक वक्त आएगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एक ये कहा जाता है हम बहुत आसान हैं, अभी हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत ठीक ठाक हैं। भाई सब अच्छी बात है, अल्लाह करे आप ठीक ठाक रहें, सब कुछ ठीक ठाक रहे, लेकिन एक बात तो जाहिल आदमी भी कंपैरिजन कर सकता है ना कि इस मुल्क के अंदर भूख से कोई नहीं मरेगा, अगले 6 महीने तक कोई नहीं मरेगा। एक आम आदमी भी, एक पटवारी भी ये कर सकता है, लेकिन कोरोना से जो है वो 6 महीने के अंदर बहुत सारे लोग हैं। ये तो सिंपल सी बात है। और दूसरी बात यह है कि आपने बाकायदा इस पूरे मुल्क के अंदर एक क्लस्टर किस्म का सिस्टम बना देना चाहिए था, 100-150 घरों का। आप उनके अंदर बताते कि हर कम्युनिटी के अंदर 15 या 20 गरीब होते हैं, लेकिन 50-60 अमीर भी होते हैं जो शेयर कर सकते हैं। मैं आपको एक बताऊं, मदीना में कैद आया था, हजरत उमर ये करते थे कि उन्होंने जिस तरह टैकल किया कि 4 आदमियों का घर है तो 4 आदमियों को और उनका मेहमान करते थे कि आधा खाना खाओ। ये मुश्किल काम ही नहीं हुआ, पाकिस्तान पे जो नेमत एक ही है, और वो अब तो इस हालत में आप आ चुके हैं कि अभी भी अगर आप अभी भी मैं कहता हूं कि पूरे मुल्क को 10-15 दिन के लिए लॉकडाउन करें और क्लस्टर सैंपलिंग करके आप सैंपल लें। और क्लस्टर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आजकल तो कंप्यूटर भी हो जाता है, और सैंपल लेके आप उसका एरिया आइडेंटिफाई कर दें और फिर जो और उसके बाद हिकमत अमली बनाएं। राइट सर, एक मुख्तसर ले लूँ, फिर मैं इरशाद आरिफ साहब से जानता हूँ कि क्या उनकी तजवीज़ भी यही है कि होना क्या चाहिए। अब तो हम ये कह रहे हैं ना कि अगर ये होता तो बेहतर था, ये माजी में ये नहीं किया गया, अब क्या हो सकता है, अब क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए। और जो बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो प्रेशर ग्रुप का काम कर रही हैं, जिसमें स्कूल एसोसिएशन शामिल हैं, जो ताजर हैं जो कह रहे हैं हमारी दुकानें खोलें, स्कूल वाले कह रहे हैं हमारे स्कूल खोलें, यकम जून से खोल दें, 15 जुलाई तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते। और काम ये करें कि SOPs पर मैक्सिमम अमल कराया जाए जहाँ जहाँ मुमकिन है।
और वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको यकीनी बनाया जाए, बाकी जो हिफाजती इंतजामात हैं, तदाबीर हैं, वो अख्तियार की जाएँ, Implementation। इसको इम्प्लीमेंटेशन हो, इसमें किसी किस्म की सुस्ती और काहली नहीं होनी चाहिए। वैसे अभी तक जो इम्प्लीमेंटेशन में काहली या सुस्ती जिसको आप कह रहे हैं वो हमें दानिस्ता मालूम होता है, यानी लॉकडाउन को ज़्यादा ऐलान करके ज़्यादा सख्त ना रखना, जी हाँ। ये हुकूमत की हिकमत अमली दानिस्ता तौर पर मालूम होती है ताकि लोग ईज़ आउट रहें। मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म साहब ये ना कहें कि जी पुलिस जो है वो लोगों पर ज़्यादती ना करे। अगर एक आदमी कानून तोड़ रहा है, एक आदमी दूसरे की जान के लिए ख़तरा बन रहा है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके साथ सख्ती होनी चाहिए। ये कोई हमदर्दी नहीं है, ये रहमदिली नहीं है।